हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए फिर एडिटोरिया का प्रैक्टिस टेस्ट 2 लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस टेस्ट है जो आपके बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको वादा किया था कि आज नाइट में ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट दो दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका आज प्रैक्टिस टेस्ट 2 है। तो हमारा 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो 1 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रधानमंत्री। तो अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन जो अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 263 यानी कि 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सरकारिया आयोग के सिफारिश पर पहली बार जून 1990 कब, तो याद रखिएगा 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1990 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा। तो मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये सही है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी है। और उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, ये नहीं, गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। और लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 43, याद रखिएगा अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के लिए निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि का प्रयास करेगा, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 43 के क में उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 43 के क में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। तो 3 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, पहला क्वेश्चन ये आता है। तो याद रखिएगा 2003 में हुआ था। के तहत केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो 4 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि विधि कार्य। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण विभाग है, याद रखिए, पहला है आंतरिक सुरक्षा विभाग, दूसरा है राजभाषा विभाग, तीसरा है राज्य विभाग, चौथा है सीमा प्रबंधन विभाग और 5वां है जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। तो 5 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 361। तो अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। अनुच्छेद 71 याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में आपका अनुच्छेद 71 है। तो अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद यहाँ पे 143 है। तो राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है। और आपका फ्रेंड्स अनुच्छेद जो आपका 257 है के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 6 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन सबसे पहले कब हुआ, तो याद रखिएगा 1989 में, यानी कि 1989 में मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और 69वां जो संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो याद रखिए 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह 1991 में हुआ था के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा का उपबंध किया गया, ठीक है।
आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे डैश कहा जाता है। तो 7 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि तारांकित। ठीक है, तारांकित प्रश्न। तो सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। तो 8 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 131। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या याद रखिएगा 84 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 47 है। तो निर्धारित की गई है कि कुल सीटों की संख्या कितनी हो गई, तो 131 हो गई। अगर कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या 84 याद रखिएगा, और अनुसूचित जनजाति के सीटों की संख्या 47 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। तो 9 का 20 द राइट आंसर, यानी कि राज्यपाल। तो विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो 10 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 35 वर्ष। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो उनके लिए 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और प्रधानमंत्री और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के लिए जो होते हैं वो उनको 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, और निर्वाचन के समय कोई लाभ के पद पर न हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था। तो 11 का ए इज द राइट आंसर, यानी केंद्र राज्य संबंध। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 2010 में सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है। तो 12 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि कुरोशियो धारा। तो कुरोशियो धारा जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। ठीक है, आगे देखिएगा कैलिफोर्निया जल धारा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका वो प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। आगे देखिए फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट है ए नंबर ऑप्शन है कि केनारी जल धारा। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है, और एक है फॉकलैंड धारा। तो फॉकलैंड जो धारा है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। तो पूर्ववर्ती नदियों का निर्माण पहले व स्थल खंड का उत्थान बाद में, अर्थात नदियों का निर्माण स्थल खंड के उत्थान से पहले हो जाता या हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले हो गया हो तो उसे पूर्वतल नदी कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो 14 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि मेसोफाइट। तो फ्रेंड्स शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को हम लोग मेसोफाइट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ए है ट्रोपोफाइट। तो ट्रोपोफाइट जो है फ्रेंड्स वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स जीरोफाइट है। तो जीरोफाइट जो है वो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति हो गई। और ऑप्शन सी है यानी कि क्रायोफाइट। तो क्रायोफाइट है जो टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति। ठीक है, तो ये नोट डाउन जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है ये। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो 15 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि कोलंबिया। तो फ्रेंड्स स्थलरुद्ध देश वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है।
प्रमुख महाद्वीपीय में से सिर्फ उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो यानी कि आपका जो दिए गए विकल्पों में से कोलंबिया को छोड़कर सभी जो है स्थलरुद्ध देश है। मतलब आर्मीनिया हो गया, बेलारूस हो गया और लग्जमबर्ग हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखिएगा कि 6 यहाँ पे फ्रेंड्स 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य में है और भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। बोला कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो 70 का 20 द राइट आंसर यानी कि विसर्प। तो जब नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो क्षैतिज अपरदन के अधिक प्रभावी होने के कारण ये घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या होते हैं, इस जो कहलाती है क्या कहलाती है? तो विसर्प कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो 18 का 20 द राइट आंसर यानी कि सिक्किम में। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है। तो 19 का डी इज द राइट आंसर यानी कि पटसन। तो फ्रेंड्स जायद फसल को मार्च में बोया एवं जून में काटा जाता है। जैसे में हो गया खीरा हो गया, ककड़ी और तरबूज, ये जो है आपकी जिसकी जो प्रमुख फसलें क्या है तो जायद फसलें इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो 20 का सी इज द राइट आंसर ये कावाश गुजरात। तो फ्रेंड्स देखिएगा आपको जो है कोरबा जो है उत्तर प्रदेश नहीं है, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में, रामगुंडम जो है वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु नहीं होगा आंध्र प्रदेश होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स तलचर जो है वो आंध्र प्रदेश नहीं उड़ीसा होगा और कावास जो है वो गुजरात में होगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चंगथंगी और गंजम किस पशु के प्रमुख नस्लें हैं। तो 21 का सी इज द राइट आंसर यानी कि बकरी के। तो बकरी के जो प्रमुख नस्लें हैं याद रखिएगा क्या क्या है। तो चंगथंगी, जमुनापाड़ी, सिरोही और गंजम, ये क्या है तो बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। तो 22 का 20 द राइट आंसर यानी कि अरुणाचल प्रदेश का। तो अपातनी जनजातीय मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जाइरो घाटी में निवासी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर की वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है। तो 23 का सी इज द राइट आंसर यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने के मतलब जो रहते हैं -40 डिग्री सेल्सियस दोनों पैमाने पे समान होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो 24 का ए इज द राइट आंसर यानी कि रेडियो तरंग। तो लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग टेलीविज़न, टेलीफोन आदि के प्रसारण में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है आपका किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो 25 का 20 द राइट आंसर यानी कि अवतल दर्पण का। तो किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा, बीटा तथा गामा की वेदन शक्ति का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन है। तो 26 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा की वेदन शक्ति का आरोही क्रम अल्फ़ा, बीटा, गामा ही है। ठीक है ना, किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक तथा आयतन क्षमता न्यूनतम होती है। मतलब क्या कि गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक तथा आयनन जो होता है क्षमता न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 27 नंबर है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो 27 का 20 द राइट आंसर यानी कि 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। तो
दृश्य स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो मानव नेत्र द्वारा देखा जा सकता है। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य 3900 से 3800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो 28 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि केशिकीय घटना के कारण। तो लैंप की बत्ती रुई की बनी होती है और रुई की बत्ती में बनी असंख्य केशनलियों में केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। तो केशिकत्व प्रक्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 29 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि बढ़ेगी। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 30 नंबर कि यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 30 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल का है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। तो ये देखिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा, यानी कि दाब। तो देखिए फ्रेंड्स दाब का जो भौतिक राशि की इकाई है जो वही है प्रतिबल का है। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर हम बात करें प्रतिबल की तो प्रतिबल का मतलब जो अगर इकाई होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तनाव की तो तनाव का एसआई जो यूनिट होता है वो क्या होता है। तो याद रखिए एन होता है और कार्य का एन एम होता है, न्यूटन मीटर होता है। और कोणीय संवेग का याद रखिएगा फ्रेंड्स कोणीय संवेग का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्वेश्चन कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो 32 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 19। तो किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या, तो देखिएगा क्या होगा। तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या करते हैं, तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितना है, तो 36 है। ठीक है। और परमाणु संख्या कितना है फ्रेंड्स, तो 17 है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19, यानी कि माइनस कीजिए तो आ जाएगा 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तो 33 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि एक प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन खो जाने पर एक प्रोटॉन बचेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय हैं। तो 34 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि सीसा और एंटीमनी। तो मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु सीसा, एंटीमनी तथा टीन के एलॉय होते हैं जिनकी प्रतिशत मात्रा जो होती है, याद रखिएगा सीसा का जो प्रतिशत मात्रा जो होता है याद रखिएगा 60 से 86% होता है। ठीक है ना। और एंटीमनी का जो होता है परसेंटेज 11 से 30% होता है। और टीन का जो परसेंटेज होता है 3 से 20% होता है टीन का परसेंटेज। ठीक है। ये आप लोग फ्रेंड्स आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है फ्रेंड। प्लीज़ आप अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट बताता हूँ। तो बहुत सारे आपके यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा लेकिन आप लोगों को फुल डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ 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 आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, अगर अभी तक लाइक नहीं किए होंगे ना तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस आप लोगों से यही चाहिए कि लाइक कीजिए। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं डेली प्रैक्टिसेस लेके आऊँगा और हो सके तो मैं 2 प्रैक्टिसेस लेके आऊँगा, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है बिहार एसआई का। तो इसके लिए ज़्यादा प्रिपरेशन कीजिए। आपको पहले वीडियो आपका यूट्यूब पीसीएस मेकर चैनल पर ही अवेलेबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। तो 35 का ए इज द राइट आंसर, कि कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। तो फ्रेंड्स देखिएगा सीमेंट जो होते हैं मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट तथा एल्यूमिनियम यौगिकों का मिश्रण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। तो 36 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जल का। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका बात करें यहाँ ऑप्शन के अनुसार कि विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक है जल में। ठीक है। जल का जो विशिष्ट ऊष्मा होगा
वो देखिएगा फ्रेंड्स क्या होगा इस ऑप्शन के अनुसार 4.186 जूल पर ग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। तो कैसे? तो 37 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि आश्वन द्वारा। तो अल्कोहल जल मिश्रण से जल को आश्वन द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। तो 38 का बी इज द राइट आंसर, कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सुक्रोज इन्वर्टेंस एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक, और इसे केन शुगर और टेबल शर्करा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर कि पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो 39 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि फोम प्रकार का। तो पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका मैच द फॉलोइंग है। ठीक है ना, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सबसे पहले आपका देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए है कॉपर सल्फेट, बी है पेनिसिलिन, सी यूरिया और डी है मेलेथायान। तो देखिए फ्रेंड्स आपका पहला कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो है फंगस नाशी है। ठीक है, अगर बी में क्या है पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन क्या है, तो एक प्रतिजैविक है। और यूरिया जो है वह उर्वरक है। और मेलेथायन क्या है, तो कीटनाशक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 41 नंबर है कि मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़ुबाहट की संवेदना सीमित रहती है। तो 41 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि पिछला भाग में। तो मनुष्य के जीभ के पिछले भाग में कड़ुबाहट की संवेदना होती है, जबकि अग्र भाग में मीठे और पीछे पार्श्व किनारे पर खट्टे एवं अग्र छोर और किनारे पर नमकीन स्वाद का संवेदन होता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि यूरिया किसमें संश्लेषित होती है। तो 42 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि यकृत में। तो यूरिया यकृत में संश्लेषित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो 43 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि विटामिन सी। तो याद रखिएगा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत नींबू, वंश का फल, टमाटर, सब्जियां तथा अन्य फल है। इसकी कमी से स्कर्विक रोग हो जाती है, मतलब विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग हो जाती है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो 44 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि रेनिन। तो याद रखिएगा कि रेनिन नामक पाचक एंजाइम जठर रस में पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर कि निम्नलिखित में किसका हृदय शिरायुक्त होता है। तो 45 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मत्स्य का। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि मछलियों में 2 कक्षों का हृदय होता है जो रक्त को गिल्स में पंप करता है और वहाँ से रक्त शेष शरीर में जाता है और मछली का हृदय शिरायुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। देखिएगा कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। तो 46 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि विसरण। तो विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गुणसूत्र किससे बनते हैं। तो 47 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं। तो गुणसूत्र की संरचना 2 विशेष पदार्थों से होती है, एक है डीएनए और दूसरा है हिस्टोन नामक प्रोटीन। याद रखिए कौन सा प्रोटीन, तो हिस्टोन नामक प्रोटीन से बनती है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि कंजली झील किस राज्य में स्थित है। तो 48 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि पंजाब में। तो कंजली झील पंजाब में स्थित है। यह झील रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वर्तमान में जनवरी 2021 में भारत के 42 आर्द्रभूमि क्षेत्र के इस सूची में शामिल किया गया है।
अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो 49 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1974 में। तो जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। यह संविधान का एक अनिवार्य भाग है जिसको जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के प्रायोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो 50 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि मांसाहारी। तो शाकाहारी जो होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, शाकाहारी जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, मांसाहारी जो होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, और सर्वाहारी जो होता है वह तृतीयक उपभोक्ता होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन आर्द्रभूमि क्षेत्र है? तो 51 का देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा आर्द्रभूमि है? तो पहला है आपका चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील हो गया। उसके बाद है केवलादेव उद्यान, भितरनिका उद्यान, और चौथा है ऊपरी गंगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो रामसर सम्मेलन जो आर्द्रभूमि क्षेत्रों से संबंधित है, इसके अनुसार भारत में 42 आर्द्र क्षेत्रों का एक सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से ये चारों क्षेत्र शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, देखिएगा कि वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो 52 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1980 में। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में पारित किया गया तथा इसे 1988 में संशोधित किया गया। तो सबसे पहले वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम तो 1980 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 याद रखिएगा, और वन संरक्षण अधिनियम जो है ना 1980 में, ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब है? तो 1986 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर कि निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है, इसका संबंध है। तो 53 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि ग्रेशम का नियम से। तो ग्रेशम के नियम के अनुसार निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर की हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? तो 54 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि गया। तो हृदय योजना की शुरुआत सबसे पहले याद रखिएगा 2015 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसकी उद्देश्य प्रमुख विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत देश भर में 12 शहरों का चयन किया गया है, जिससे बिहार के एकमात्र चयन गया को हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे फुल फॉर्म है फ्रेंड्स हृदय का, तो याद रखिए एच द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छठी। तो नाबार्ड की स्थापना सबसे पहले याद रखिएगा फ्रेंड्स 12 जुलाई 1982, यानी कि 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो 56 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि मैक्सिको का। तो आईपीसी मैक्सिको स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 57 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो 57 का सी इज द राइट आंसर, देखिएगा कि बिक्री कर और सेवा कर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीन्स क्या कि बिक्री कर और सेवा कर जो है वह प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता है, किंतु जिसका बोझ प्राकरांतर से उन्हीं पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष कर के जो उदाहरण है सीमा शुल्क, सेवा कर, बाजार कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क, ये सब क्या है आपका? तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर कि निम्न में से कौन स्वराज दल का नेता नहीं थे? तो 58 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि श्री राजगोपालाचारी। तो श्री राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? तो याद रखिए 1923 में। 1923 ईस्वी में किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी, ठीक है, जिससे विट्ठल भाई पटेल एवं श्रीनिवास अयंकर भी शामिल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
59 नंबर कि किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 59 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि डी के कड़वे। तो समाज सुधारक डी के कड़वे के प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार करें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है आपका, देखिएगा इसमें क्या है, तो सबसे पहले देखिएगा पहले है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1856, याद रखिएगा संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था। उसके बाद हुआ था सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो 1857, याद रखिएगा, ठीक है। और नील विद्रोह हुआ था वो 1860 हुआ था। और आपका लास्ट में हुआ था दक्कन विद्रोह, जो कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? तो 61 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि बहादुर शाह प्रथम ने। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 1707 ईस्वी को मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सत्ता संभाली थी। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो 62 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने। तो सन 1853, याद रखिएगा 1853 ईस्वी में डलहौजी ने भारतीय को सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। और पहले यह परीक्षा सिर्फ ब्रिटेन में ही आयोजित की जाती थी, लेकिन 1922 के बाद इसका आयोजन भारत में भी होने लगा। और 1922 में भारत में प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, 1922 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चंद्रहुद्रो। तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चंद्रहुद्रो यानी कि पाकिस्तान था। इसका उत्खनन 1931 में गोपाल मजुमदार के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 1931, याद रखिएगा, 1931। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर कि निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं राजशेखर की रचना है। पहला है आपका इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं क्या है? तो याद रखिएगा ये राजशेखर की नहीं है। तो उपयुक्त सभी रचनाएं राजशेखर द्वारा रचित है, ठीक है ना। जितने भी आपका फ्रेंड्स यहाँ पे रचना दिया गया है ना, तो इसमें से सभी जो है वो राजशेखर के द्वारा रचित है। तो जैसे में आपका है कर्पूर मंजरी है वो राजशेखरी के द्वारा है, ठीक है। उसके बाद है बाल रामायण, ये भी राजशेखर के द्वारा है। और काव्य मीमांसा भी है वो राजशेखर के द्वारा है। और हरिविलास जो भी है वो क्या राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे मैच गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं फ्रेंड्स, उपयुक्त में से सभी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे नहीं काट दीजिए, ठीक है, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 65 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1897 ईस्वी में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में बेलूर में किया गया था। इसकी स्थापना विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि सुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो 66 का बी इज द राइट आंसर, की विदिशा में। तो सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग थे। इसने 185 ईस्वी में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की तथा शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? तो विदिशा थी, याद रखिए शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो फ्रेंड्स आपका 66 का जो राइट आंसर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कराची अधिवेशन। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि यहाँ पे कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 68 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1936 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अवध कब की गई थी, तो 1936 में की गई थी। और अवध किसान सभा की स्थापना 1920, याद रखिएगा, अवध किसान सभा की स्थापना कब की गई, तो 1920 ईस्वी में की गई थी। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपका मैच द फॉलोइंग करना कि निम्न प्रश्नों में से सही मिलान करें। तो देखिए सबसे पहले है कि ईस्ट इंडिया इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1866 ईस्वी में। आगे मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगर सी में है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। और आपका इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी। तो 70 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि बीरबल ने। तो अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की एवं राजा की उपाधि दी थी। बीरबल का वास्तविक नाम जो था वो महेश दास था। ठीक है, याद रखिएगा, महेश दास बीरबल का वास्तविक नाम था। 71 नंबर क्वेश्चन है कि 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। तो 71 का बी इज द राइट आंसर, कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो याद रखिएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। तो 72 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड ने। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री सौर स्वराज योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स फिर 73 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित शसाकवा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। तो 73 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि PK मिश्रा को। तो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रमोद कुमार मिश्र को शसाकवा अवार्ड 2019 के लिए सम्मानित किया। ठीक है। और शसाकवा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जेमैक्स 2020 संपन्न हुआ। तो 74 का बी इज द राइट आंसर, कि भारत और जापान। तो भारतीय नौसेना और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जेमैक्स के जहाज़ों ने 2020 के नाम से समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का संचालन किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका 75 नंबर है कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो 75 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि हरियाणा। तो कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था। और सबसे पहला घोषित करने वाला राज्य कौन है, तो हरियाणा। कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा पंजाब है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर कि किस राज्य ने डल्ले खुरसानी मिर्च को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स 76 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सिक्किम। ठीक है। तो सिक्किम सिक्किम की लाल चेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से डल खुरसनी के रूप में जाना जाता है, को GI टैग प्रदान किया गया है। विशेष रूप से इसे दुनिया की सबसे गर्म मिर्चों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर की बॉलीवुड की प्रसिद्ध किस कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। तो 77 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि भानु अथाया को। तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथाया का निधन मुंबई में हुआ। फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार 1983 में उन्हें दिया गया था तथा यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय थी। कब दिया गया, तो 1983 में उनको दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 78 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि ऐश्वर्या श्रीधर को। तो ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की एवं पहली भारतीय महिला है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर है कि निम्न भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है। तो 79 का ए इज द राइट आंसर यानी कि मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों का क्रमशः मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर। फ्रेंड्स देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल विजेता हैं। तो 80 का ए इज द राइट आंसर यानी कि नोवाक जोकोविच। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से हैं, जबकि उप विजेता जो है डोमिनिक एथीम है जो ऑस्ट्रिया से है। यह जो खेल है वो हार्ड कोर्ट पर होता है और जनवरी-फरवरी के बीच में प्रत्येक वर्ष खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पे यह खिलाया जाता है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में है। तो 81 का सी इज द राइट आंसर यानी कि उत्तराखंड में। तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा सूर्यधार झील का उद्घाटन देहरादून के डोईवाला में किया गया। इस झील की क्षमता याद रखिएगा, इस झील की जो क्षमता है वो 77,000 क्यूबिक मीटर है। याद रखिएगा, ठीक है, 77,000 क्यूबिक मीटर है इस झील की क्षमता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो 82 का बी इज द राइट आंसर यानी कि मध्य प्रदेश में। तो यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के सूची में शामिल किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व देश का 12वां और मध्य प्रदेश का 3रा जैव आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 83 नंबर क्वेश्चन है कि नासा ने चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है। तो 83 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि नोकिया को। तो नासा ने चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को चुना है। यह नेटवर्क चंद्रमा पर 4G संचार प्रणाली विकसित करेगा। नासा ने 2024 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने के तथा मिशन आर्टेमिस के तहत वहां लंबे समय तक रहने के लिए खुदाई करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन है क्या कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की। तो 84 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि नेपाल ने। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने नेपाल के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी तथा विदेशी निवेश का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर कि विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 85 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि स्विट्जरलैंड में। तो विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया, जबकि अगला सम्मेलन 2021 जो होगा वो सिंगापुर में प्रस्तावित है, ठीक है। और 2020 में हुए इस सम्मेलन का क्या है, थीम क्या है, तो स्टेक होल्डर्स फॉर चॉइसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। ये भी याद रखिए फ्रेंड्स। तो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, तो प्लीज़ आप उससे ज्वाइन हो जाइए। और आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो इससे ज्वाइन हो जाइए फ्रेंड्स। और आपको डेली 9 PM में आपका टेस्ट होगा, तो प्लीज़ जुड़ जाइए आप अपने पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से और पीसीएस मेकर टेलीग्राम चैनल से प्लीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर की बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो 86 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 2। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 मनिहारी और कटोरिया है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है, तो याद रखिएगा 38 है। अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो 87 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि गुजरात में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा में घोघा से हजीरा के बीच की दूरी 375 किलोमीटर की जगह 90 किलोमीटर रह जाएगी, मतलब हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर कि हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो 88 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि हामिद बकायोके, ठीक है। याद रखिएगा कि आइवरी कोस्ट एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी
यामोस्क्रो है, इस देश के नए प्रधानमंत्री हामिद बाकयोको को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तो 89 नंबर है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो 89 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 जून को। तो 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व दुग्ध दिवस की जो थीम है द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा। तो 90 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सिंगापुर। तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान याद रखिएगा कितना है, तो 116वां भारत का स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पर सिंगापुर था। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ये प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो 91 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि बराक ओबामा। तो ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है, जबकि बिकमिंग पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा है, याद रखिएगा। ठीक है, बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो मिशेल ओबामा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। तो 92 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि यशवर्धन सिन्हा। तो भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन वर्ष 2005 में, याद रखिए कब हुआ था, तो 2005 में RTI एक्ट के तहत किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर की निम्नलिखित प्रश्नों का राज्यों का सही मिलान करें। तो राज्य और राज्यपाल से संबंधित देखिएगा। तो पहला है आपका, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है आपका सिक्किम। तो सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद सही है। मेघालय के राज्यपाल जो है सत्यपाल मलिक सही है। नागालैंड के राज्यपाल RN रवि सही है। और त्रिपुरा के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, ये आपका गलत है। त्रिपुरा के राज्यपाल जो है वो रमेश बेस है, जबकि मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मणिपुर के जो राज्यपाल है वो नजमा हेपतुल्ला है और त्रिपुरा के राज्यपाल जो है वो रमेश बेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर कि विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या था। तो 94 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो विश्व मृदा दिवस हम लोग पहले ये प्रतिवर्ष हम लोग 5 दिसंबर को मनाया जाता है, तथा वर्ष 2020 में इसकी थीम जो है वो कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 95 नंबर है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किन देश के साथ समझौता किया है। तो 95 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भूटान। तो भारत ने जून 2020 में भूटान के साथ पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर कि वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन है। तो 96 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मिदनापुर। तो वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला भारत का 500वां रेलवे स्टेशन मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर है। अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। तो 97 का ए इज़ द राइट आंसर, कि मई 1974 में। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण याद रखिएगा 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में किया था। इस परमाणु बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया है, तो याद रखिएगा मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से पोखरण में किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 98 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 98 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जेनेवा में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो श्रम संबंधी समस्याओं मामलों मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, सामाजिक संरक्षा तथा सभी के लिए कार्य अवसर जैसे मामलों को देखती है। और इसका मुख्यालय जो है याद रखिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आपका कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संग एशियान में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो 99 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मालदीव। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ का गठन 8 अगस्त 1967 याद रखिएगा 1967 में हुआ था। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। ठीक है ना,
याद रखिएगा। और इसकी जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी मुख्यालय है। और आज का हमारा 100 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स क्या है कि राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो 100 का डी इज द राइट आंसर यानी कि पोलो। तो राधा मोहन कप इजरा कप, क्लासिक कप पोलो खेल से संबंधित है। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ये आप लोग याद रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो आज का हमारा यूटेरिया का प्रैक्टिस टेस्ट 2 था वो 100 टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ फ्रेंड्स। तो देखिए तो आज का हमारा जो यूटेरिया का प्रैक्टिस टेस्ट था वो आपका सेकेंड था फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा क्योंकि आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे सबसे पहले आपको यूटेरिया का प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल होगा। प्रैक्टिस टेस्ट 1 कंप्लीट हो गया, 2 हो गया, मैं कल आपको 3 प्रैक्टिस जरूर दूंगा। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे और इसे सब्सक्राइब जरूर करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नया वीडियो, नए टेस्ट और नए प्रैक्टिस के साथ। तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।